नमस्कार, ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन का एक टॉपिक, डाइजेशन एंड माउथ। इसमें हम पढ़ेंगे मुंह में क्या पचते हैं, कैसे पचते हैं, कौन पचाता है। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, फिर हम ओइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओवुला के बारे में, हम पढ़ेंगे इपीग्लोटिस क्या होता है, खाना कैसे पेट तक जाता है, पेट में क्या पचाते हैं और भी कुछ अन्य बातें। तो मैं आपको बताऊं, हमने इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, डाइजेशन पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो मैं आपको बताऊं, डाइजेशन में हमने पहले से पढ़ रखा है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि पचाने से पहले कुछ खाना भी तो जरूरी है। और खाएंगे हम क्या? खाएंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें आती है। हमने ये सारे पढ़ रखे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, हम प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, हम फैट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर देखें, उस वीडियो को देखें, काफी हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगेगा देख के, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज हम जानेंगे कि मुंह में क्या क्या पचते हैं। देखो, पहले हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम मुंह में खाने को चबाएंगे, फिर हम उसको पचाएंगे, है ना। तो खाना खाया तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब चबाएंगे तो हमने तीत के बारे में पढ़ा। तीत कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रूट कैनाल क्या होता है, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा था तीत के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मुंह में क्या पचते हैं, कौन पचाएगा और क्यों पचाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा का मतलब होता है लार। हम सब जानते हैं हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है, और ये सलाइवा क्या करता है, हमारे मुंह में स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचा के वो ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब ये स्टार्च क्या है? अभी आप बोलोगे स्टार्च क्यों पचाएगा भाई? देखो, हमने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था। न्यूट्रिशन में बताया था कि 3 चीजें होती हैं। अब क्या क्या होती हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करो, वैसे मैं तो बताऊंगा ही। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, और फिर पढ़ा था फैट के बारे में। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा तो था। अब हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेचराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइसेचराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेचराइड होते हैं, बताया था ना। और हम लोगों ने पॉलीसेचराइड में पढ़ा था स्टार्च के बारे में। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं जो प्लांट में होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने जैसे आलू खाया, ठीक है, आलू में क्या है? स्टार्च है। प्लांट से आया आलू, आलू वहां पे ग्लूकोज स्टोर था, आलू स्टार्च ही हुआ एक्चुअली, क्योंकि प्लांट ना बचे हुए ग्लूकोज को स्टोर करके रखा स्टार्च के रूप में। उस स्टार्च को हम लोगों ने खाया, तो हम न्यूट्रिशन खाएंगे, है ना, खाना खाएंगे। और इस न्यूट्रिशन में तो तीनों है ना, इसमें फैट भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, और इसमें प्रोटीन भी है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, तो जो ये स्टार्च को जब हम खाएंगे, ठीक है, फूड के रूप में हमने खाया। अब यहां क्या करेगा? यहां लार होता है, लार आते हैं, चारों तरफ से लार आते हैं, हर साइड से लार आते हैं। और ये लार क्या करेगा ना, यहाँ इस फूड को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। क्या करेगा? इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। देखो, हमने खाया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या था? फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था। और अब खाया तो हमने तीनों में कार्बोहाइड्रेट भी तो खाया। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होते हैं। अभी जब हम ये स्टार्च खाएं तीनों, पर यहाँ पे क्या होगा ना, स्टार्च मुंह में ही पच जाएगा, हमारे मुंह में ही पच जाएगा स्टार्च। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से सलाइवा निकल के आएगा और ये हमारे मुंह में ही पच जाएगा। और पचने के बाद क्या बनेगा? ये पचने के बाद बनेगा ग्लूकोज। देखो, पचने के बाद क्या बना? ग्लूकोज। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लार कहां से आएंगे। लार आते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहने का क्या मतलब? लार ग्रंथि। हमारे बक्कल कैविटी में ना 3 पेयर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, ठीक है। एक देखो, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये रहे सलाइवरी ग्लैंड, और ये रहे सलाइवरी ग्लैंड। तो इन तीनों के ना पेयर होंगे, ठीक है। ये तीनों पेयर में होगा। टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों होंगे? देखो,
मैं बताता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा फेस है, ठीक है। फेस को दो भागों में हमने बांटा, ये हो गया राइट पार्ट, ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो तीन इस तरफ होंगे और तीन इस तरफ होंगे, दोनों तरफ गाल होते हैं ना, तीन इस तरफ होंगे और तीन इस तरफ होंगे, ठीक है। समझ गए 6 कैसे होते हैं? 3 पेयर क्यों हुए? क्योंकि 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है, तो टोटल हो गया 6। इन तीनों के पेयर होंगे, मतलब 3 इंटू 2 6 हो गए ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे बकल कैविटी में कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, आप क्या दोगे जवाब? हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, तो टोटल 6 होते हैं। अच्छा, तो हमारे मुंह में सलाइवा ने, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकले थे, इसने स्टार्च को पचा तो दिया, इसने कार्बोहाइड्रेट को पचा तो दिया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं सलाइवा नहीं मिला, अगर आप कहीं एग्जाम में जाते हो, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्टार्च को कौन पचाता है मुंह में, वहां पे अगर ऑप्शन सलाइवा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर देखो वहां पे अगर सलाइवा नहीं होता है तो टाइलिन होगा, अगर टाइलिन नहीं होता है तो अमाइलेज होगा, ठीक है। ये मिस टाइप है, ये होता है अमाइलेज, ठीक है, ये होता है अमाइलेज, ठीक है। अभी समझ गए? स्टार्च को कौन पचाएगा? स्टार्च को पचाएगा सलाइवा। इस स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा? इस स्टार्च को सलाइवा डाइजेस्ट करेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं खाना को चबाकर अच्छे से खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से चबाओगे उतना अच्छे से खाना टूट पाएगा, और उतना अच्छे से खाना टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, है ना। अब जो देखते होगे खाना ऐसे खाता है और ऐसे निगलते जाता है, निगलते जाता है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी अगर खाना खाओगे ना तो खाना शरीर को नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा से खाओगे खाना उतना अच्छा से पचेगा, उतना ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा हमें। समझ गए? अब देखो याद कैसे करोगे। देखो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन को हम अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है अमाइलेज, ये है क्या? अमाइलेज। अब आपसे पूछा जाए कि मुंह में स्टार्च को कौन पचाता है, आप क्या बोलोगे? या तो टाइलिन या तो स्लाइवा, और वो नहीं हुआ दोनों तो अमाइलेज, ठीक है। समझ रहे हो? हमारे मुंह में स्टार्च को कौन पचाता है? तो हमारे मुंह में स्टार्च को टाइलिन पचाता है। टाइलिन अगर नहीं हो ऑप्शन में तो सलाइवा, सलाइवा भी अगर नहीं हो ऑप्शन में तो अमाइलेज, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हमारे मुंह में स्टार्च पच गया वो क्या बन गया? वो बन गया ग्लूकोज, ठीक है। देखो मैं चीजें धीरे धीरे बताता हूं आपको, क्योंकि आप सीख पाओ, आप समझ पाओ होता क्या है। मैंने लिख भी दिया है यहां, स्टार्च को स्लाइवा पचाएगा। अगर स्लाइवा ऑप्शन में ना हो तो हम टाइलिन को भी टिक करेंगे या अमाइलेज को भी टिक करेंगे, हमारे आंसर सही हो जाएंगे। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा जब हम स्टार्च को पचाएंगे? तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का ऐसे मुंह खोलकर देखना, उसमें एक ऐसे घंटी सी पाई जाती है, मुंह ऐसे खोल के देखना, उधर घंटी सी लटकी रहती है, उधर वो घंटी नहीं होती, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो ये जो है ना, आप उसमें बच्चे के मुंह में देखोगे ऐसी घंटी सी पाई जाती है। कोई कोई ऐसे सोचते हैं जैसे घंटी होगी बजती होगी, नहीं ऐसा नहीं है, वो बजती बजती नहीं है। इसका क्या काम है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो अभी स्टार्च तो पच गया, खाना जो बचा हुआ है स्टार्च के अलावे जो कुछ है उसको अंदर पेट की तरफ भेजना है। तो ये क्या करता है ना, ये बहुत सारे अमाउंट में म्यूकस छोड़ता है ताकि खाना गीला रहता है और खाना आगे जा पाए ओइसोफेगस की तरफ, ठीक है। खाना आगे जा पाए ओइसोफेगस की तरफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो देख पा रहे हो, ये जो है, ये जो ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं उवुला, UVULA,
ठीक है, UVULA, इसको हम ओवुला कहते हैं। और ओवुला क्या करता है? ओवुला लार छोड़ता है, ओवुला छोड़ता है म्यूकस, MUCOUS। और म्यूकस क्यों छोड़ता है? म्यूकस इसलिए छोड़ता है ताकि हमारा खाना जो वो गीला रहे और अंदर जब वो ओइसोफेगस की तरफ जाए तो वहाँ पे वो रगड़ाहट महसूस ना हो, वहाँ पे जलन महसूस ना हो, खाना एकदम आसानी से अंदर की ओर चला जाए, खाना आसानी से हम निगल पाएँ। ठीक है, हमने ओवुला के बारे में पढ़ लिया। ओवुला क्या होता है? ओवुला म्यूकस रिलीज करता है, ये भी पढ़ लिया। म्यूकस को हम लोग श्लेष्मा कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे देखिए, म्यूकस को हम श्लेष्मा कहते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो बायोलॉजी में ना आप जितना हिंदी याद करोगे ना, बायोलॉजी उतना ज़्यादा टफ होते जाएगा आपको। तो कोशिश करो कि इंग्लिश में ही नाम याद रखो, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, मैं हिंदी के भी शब्द दे देता हूँ ताकि आप याद कर पाओ, आप भी रिलेट कर पाओ उससे। देखो अब तो चलो यहाँ तक तो बात हो गई, चलो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। हमने क्या किया? हमने फूड खा लिया, हमने फूड को ग्लूकोज में तोड़ लिया। ठीक है, हमने स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ा ना। अभी ग्लूकोज में तोड़ने के बाद हमने म्यूकस भी रिलीज करवाया। ठीक है, और म्यूकस किससे रिलीज करवाया? तो म्यूकस रिलीज करवाया हम लोग ओवुला से। ठीक है, तो म्यूकस किससे रिलीज करवाया हम लोगों ने? ओवुला से। ठीक है, अच्छा आगे मैं बताऊं, हमारे जो फूड पाइप होते हैं, फूड पाइप के बगल में एक एयर पाइप भी होता है। तो क्या होते हैं? दो दो नली होती हैं। एक से क्या करते हैं हम? एक से हम लोग सांस लेते हैं और दूसरे से हम लोग खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है पेट में। तो दोनों अलग अलग नली होती है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एयर पाइप। यहां से हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो कहाँ से जाता है? वो इधर से होके जाता है, वो इधर से जाता है। और हम लोग जो फूड खाते हैं वो इधर से जाता है। हम लोग जो फूड खाते हैं वो कहाँ से जाता है? वो इधर से जाता है। तो यहाँ पे ना एक एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का क्या काम है? जब हम लोग सांस लेते हैं तब ये, अभी देखो, अभी ये बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ आ रहा है फूड, ये फूड आ रहा है तो ये बंद है। जब हम सांस ले रहे होते हैं, चाहे मुंह से ले चाहे नाक से ले, तब ये क्या होगा? ये खुला होगा, ये इधर ऐसे खुला होगा। ये देखो, ये ऐसे होगा, खुला होगा। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया देख रहे हो, ये खुला होगा। और इधर से ऑक्सीजन इधर से आएंगे ऐसे। ठीक है, चाहे अगर हम मुंह से ले रहे हैं तो वो आएंगे इधर से ऐसे, ये होगा खुला। और जैसे ही हम खाना खाएंगे, ये देखो हमने कुछ खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना जैसे को, तो खाना क्या होगा? खाना इधर आएगा, खाना इससे टकराएगा। ये देखो इधर, इससे खाना टकराया, अब ये बंद हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, देखो। और फिर खाना जो है, ये जो फूड है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये था एपिग्लोटिस का काम। एपिग्लोटिस का काम समझ में आया? मैंने बताया, जब हम लोग सांस लेते हैं तब वो खुली रहती है, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस खाना जो है वो एपिग्लोटिस से टकराता है और एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस खाने को कहाँ भेज देता है? फूड पाइप में भेज देता है। समझ गए? तो हम लोग तो पढ़ रहे थे कि सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं 3 पेयर्स में। ठीक है, 3 पेयर्स में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड होंगे? टोटल सलाइवरी ग्लैंड होंगे 6 ग्लैंड होंगे। तो 3 ग्लैंड ही, लेकिन इनके 2 पेयर होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो, एक जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये है पैरोटिड ग्लैंड। ये भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड ही है। ठीक है, और ये जो पाइप देख रहे हो, ये जो नलिका देख रहे हो आप, ये इधर से आएगा सलाइवा, इसको हम कहते हैं पैरोटिड डक्ट। ठीक है, ये क्या छोड़ेगा? सलाइवा। कहाँ से आएगा? पैरोटिड ग्लैंड से ये सलाइवा लेके आएगा और इधर मुंह में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा।
ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ये यहाँ पे होता है, और ये देखो, ये इधर जो देख रहे हो ना, ये ऐसे, ये इसको कहते हैं सबमेंडिबुलर डक्ट। सबमेंडिबुलर डक्ट, इसका क्या काम होता है? ये भी स्लाइवा को मुंह में छोड़ता है, मुंह में रिलीज कर देता है सबमेंडिबुलर डक्ट से। ठीक है, अब ये एरिया जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका भी काम वही है, ये भी सलाइवा छोड़ता है। ठीक है, सलाइवा रिलीज करता है। अब ये तो एक तरफ दिखाया मैंने, देखो फेस का एक साइड दिख रहा है ना, ये देखो, ये फेस का एक साइड ही दिख रहा है इधर, ये देख रहे होगे आप, फेस का एक ही साइड दिख रहा है इधर, दूसरे साइड भी तो होगा। तो जब हमारे एक तरफ 3 है तो फेस के उस तरफ भी 3 होगा, और यही सब होगा, सेम ही होगा, लेकिन फेस के उस तरफ होगा। टोटल कितने हो गए? 6 होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, पता लग गया आपको। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन होते कहां हैं। ये कान के पास होते हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो कान के पास होते हैं। सबमेंडिबुलर डक्ट जो होता है वो हमारे जबड़े के पास होते हैं, और ये जो सबलिंगुअल जो होते हैं ये जीभ के पास होते हैं। ठीक है, ये सभी स्लाइवा छोड़ते हैं जब हम स्टार्च खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब हम न्यूट्रिशन खाते हैं। उस न्यूट्रिशन में तीनों चीज होता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हम मुंह में ही पचा लेते हैं स्टार्च को, जो कार्बोहाइड्रेट में आता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड: पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होता है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड जबड़े के पास होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के पास होता है। क्लियर है? 3 पेयर होते हैं, टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। हमारे मुंह में जितने भी लार, ज्यादातर जो लार होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कौन कौन है? लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, फिर है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, फिर आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, हमने पढ़ लिया। और ये तीनों क्या होंगे? पैरोटिड ग्लैंड भी 2 होंगे, सबमेंडिबुलर भी 2 होंगे, और सबलिंगुअल भी 2 होंगे। ठीक है, पैरोटिड कान के पास, सबमेंडिबुलर जो होता है वो जबड़े के पास, और सबलिंगुअल जीभ के पास। ठीक है, हमने मुंह में तो खाना पचा लिया, हमने मुंह में स्टार्च को पचाया, ग्लूकोज बनाया। अब हम ओवुला से म्यूकस भी रिलीज करवा लिए, और वो क्या करेगा? म्यूकस जो होगा वो म्यूकस खाने को गीला रखेगा, खाना गीला रखेगा, और वो उसको ओइसोफेगस में जाने में बहुत आसानी होगा, आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ओइसोफेगस। ओइसोफेगस किसको कहते हैं? देखो, हमारे जो फूड पाइप जो होते हैं ना, उसको हम ओइसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप को हम लोग ओइसोफेगस भी कहते हैं। ओइसोफेगस को हम ग्रास नली भी कहते हैं, ग्रास नली। ठीक है, ये देखो, ओइसोफेगस को हम ग्रास नली भी कहते हैं। और ग्रास नली में ना कोई डाइजेशन नहीं होता। ग्रास नली में होता क्या है फिर भाई? ग्रास नली काम आता है खाना को आगे पेट तक धकेलने के लिए, पेट तक खाना को पहुंचाने के लिए, या फिर वो म्यूकस छोड़ता है, वहां से भी म्यूकस छोड़ता है। जैसे ये देखो, ये बनाया हमने ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली बनाया हमने। अभी इसमें क्या होता है, ये इधर से फूड आएगा, इधर से फूड आएगा, ये भी म्यूकस रिलीज करेगा इधर से, ये म्यूकस छोड़ेगा, खाना गीला होगा, और इधर से भी खाना पेट में जाने के लिए आसानी होगा, थोड़ा म्यूकस रिलीज करेगा, खाना जाने के लिए बहुत आसानी होगा। ठीक है, ये देखो, इट रिलीजेस म्यूकस, ये श्लेष्मा छोड़ता है जो खाना को गीला रखता है। अच्छा, अब क्या होता है? ओइसोफेगस में ना एक मोमेंट पाया जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। टाइप गलत कर दिया है मैंने, इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये जो देख रहे हो ना, यहां से ऐसे आएगा, ये खाना ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो मूवमेंट जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये ऐसे जो होती है ना, ये इधर से खाना आएगा, इधर से फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट देख रहे हो आप, ये जो मोमेंट देख रहे हो, इसको हम कहते हैं
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, समझ रहे हो? फिगर में दिखाता हूं मैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या होता है, यहाँ हमने खाना खाया, ठीक है, यहाँ हमने स्टार्च को पचा लिया। अभी ये है एपिग्लोटिस, खाना क्या करेगा, इससे टकराएगा। देखो अब ये खुला हुआ है ना, ये खुला हुआ है ना, यहाँ से एयर आएगा, O2 आएगा, या फिर इधर से O2 आएगा, हम सांस ले लेंगे इधर एयर पाइप के जरिए। लेकिन अभी देखो ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, एपिग्लोटिस ऊपर है, खाना आएगा इधर से, ये इसको धक्का देगा ऐसे। देखो देखो, जब खाना इधर से खाना आएगा ऐसे, ये खाना है, ये इसको धक्का मारेगा, ये यहाँ आएगा, इधर से ऐसे बंद हो जाएगा ये, और खाना जो है इधर से आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर से फूड पाइप में खाना आ जाएगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ओवुला। ओवुला छोड़ता है म्यूकस, म्यूकस खाना को गीला रखता है। खाना को गीला रखता है जिससे खाना पेट में जाने में आसानी होता है। ठीक है, कोई हार्सनेस नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो, अब हम पढ़ने वाले थे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। आपने देखा होगा सांप को कुछ खाते देखा होगा, कैसे खाता है तो एक तरफ से ना एक बार से फूल जाता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे पतला हो जाता है। ये देखो, ये ऐसे है, फिर ये देखो पतला होते गया। तो खाना जब ये ऐसे निकला इधर से, इधर देखो अभी खाना यहाँ पे है, ये फूला हुआ है, फिर देखो यहाँ पे अभी फूला हुआ है। अभी खाना जब इससे आगे बढ़ेगा ना, ये ऐसा हो जाएगा जैसे ये है। ठीक है, और आगे वाला हिस्सा फूल जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ हम लोग ना खाना खाएं पहले। देखो हम लोगों ने खाना खाया, यहाँ देखो ये सिकुड़ा हुआ है ना, इधर से फूड इधर चला गया, पीछे वाला हिस्सा सिकुड़ गया, इधर से फिर फूड इधर चला गया, पीछे वाला हिस्सा सिकुड़ गया। देख रहे हो, ये होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है। इससे खाना जल्दी आसानी से आगे चला जाता है। ठीक है, अभी खाना कहाँ चला जाएगा, पेट में। ओइसोफेगस में ज्यादा कुछ नहीं है, ओइसोफेगस में इतना ही होता है, मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक में क्या होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन स्टोमक के बारे में, पेट में पाचन कैसे होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया मुंह में कैसे हुआ, हम लोगों ने पढ़ लिया ओइसोफेगस में क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक में कैसे होगी डाइजेशन, पाचन। ठीक है, मैं आपको बताऊं, हमारे पेट में एक खास तरीके की फोल्ड पाई जाती है, और इस फोल्ड को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, कहीं कहीं विलाई भी लिखा होता है, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं देना है। मैं जो बता रहा हूं आप वो ध्यान से देखिए। हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। अब इस माइक्रोविलाई के जड़ में एक सेल पाया जाता है, खास तरह की कोशिका पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल। ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, ये क्या रिलीज करेगा, ये HCl रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl क्या करेगा, अब HCl ना, हमारे पेट में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको हम पेप्सिन एंजाइम कहते हैं, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, और ये पेप्सिन एंजाइम ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब ये HCl क्या करता है ना, इसको जब HCl रिलीज होता है, HCl इस इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। और तब क्या होगा भाई, पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फूड को पचाया था मुंह में पचाने के बाद उसको ओइसोफेगस के थ्रू हमने पेट में भेज दिया। तो अभी यहाँ ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल ने HCl रिलीज करा, ये HCl क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर देगा। तो जब ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगा, जो खाना हमारे पेट में आया है उसमें से वो क्या करेगा, प्रोटीन जो होगा ना, प्रोटीन, इस प्रोटीन को तोड़ देगा, और तोड़कर क्या बनाएगा, पेप्टोन। ठीक है,
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और इसको क्या बोलेंगे हम? पेप्टोन। देखो मतलब एकदम से नहीं तोड़ देगा, अगर एकदम से तोड़ता तो क्या बनता? प्रोटीन को तोड़ने से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो पूरी तरह से अभी भी नहीं टूटा है, अभी भी थोड़ी थोड़ी टूटी है, आधा आधा ही टूटा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेप्टोन, ठीक है। क्या हुआ? आप अच्छे से समझ पाए क्या हुआ? देखो हमारे स्टोमक में एक फोल्ड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को हम लोग सूक्ष्माकुर कहते हैं हिंदी में। और माइक्रोविलाई के जड़ में ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है जो HCl रिलीज करता है, और ये HCl जो होता है इनएक्टिव पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को हम पेप्टोन कहते हैं। समझ में आया? देखो क्या हुआ, ये रहा प्रोटीन। खाए हम तो पहले, हमने तो न्यूट्रिशन खाया ना, हमने न्यूट्रिशन खाया। इस न्यूट्रिशन में तीनों चीज था ना, फैट था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में से स्टार्च पचाया था मुंह में, ठीक है। अभी हम प्रोटीन को पचा रहे हैं। प्रोटीन को पचाएंगे तो प्रोटीन क्या होगा? जब जैसे ही पेट में इंटर करेगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव होने के लिए कौन हेल्प करेगा? HCl। और HCl कहां से निकला? ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल कहां था? माइक्रोविलाई के जड़ में था, ठीक है। तो इस प्रोटीन को पेप्टोन बनने के लिए कौन जिम्मेदार था? पेप्सिन। पेप्सिन ने तोड़ दिया, और पेप्सिन तो इनएक्टिव फॉर्म में था, तो उसको एक्टिव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? HCl। अब ये HCl को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑक्जेंटिक सेल। समझ पा रहे हो? ठीक है। HCl को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल कहां होता है? माइक्रोविलाई के जड़ों में, ठीक है। अब देखो अभी क्या हुआ ना कि खाना थोड़ा थोड़ा सा पचा हुआ है अभी, क्योंकि ग्लूकोज भी पूरी तरह नहीं पचा है, प्रोटीन भी पूरी तरह नहीं पचा है, तो वो जिसको सेमी डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, अर्धपच भोजन जिसको कहते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में नाम देते हैं काइम। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम नाम देते हैं काइम। ये याद रखना है कि सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन टूटता है तब हम सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? काइम। काइम याद रखना है। अच्छा एक और खास बात बताऊं मैं, पेट में एक खास तरीके की और एंजाइम पाई जाती है, उसको हम कहते हैं रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है ना, ये देखो हम बनाएंगे दूध का कटोरा, इसमें दूध है, दूध को हम पी लेंगे, तो जब हमारी ये पेट में जाएगा दूध ना, तो दूध को ये पचा देगा। रेनिन एंजाइम कहाँ काम आएगा? रेनिन एंजाइम दूध को पचाने के लिए काम आएगा। रेनिन एंजाइम दूध को फाड़ देता है, दूध को फाड़ देता है। ये ज्यादातर ना बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में क्यों पाया जाता है? आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद ना ऐसे जब वो उल्टी करते हैं तो उल्टी कैसे दही जैसी होती है ना, फटी फटी सी, तो वो दूध को इसलिए फाड़ देता है क्योंकि उल्टी ना हो जाए। बच्चा जब दूध पिए तो ऐसे उल्टी ना हो जाए, इसलिए दूध को फाड़ देता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। रेनिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। रेनिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। अच्छा मैंने आपको बताया कि जब पेट में HCl रिलीज होता है ऑक्जेंटिक सेल से, तो कहने का मतलब भाई साहब एसिडिक है वो तो हमारे पेट का pH वैल्यू कितना होता है? हमारे पेट का pH वैल्यू होता है 1 से 2 तक, और ये बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक कहने का क्या मतलब है? हमारा पेट इतना एसिडिक होता है कि एक लोहे की किल भी अगर हम खा लेना तो उसको भी पचाने का क्षमता रखता है हमारा पेट। समझ रहे हो? एक और बात निकल कर आती है कि जब हमारा पेट इतना ही ज्यादा एसिडिक होता है तो हमें जलन क्यों नहीं महसूस होती है? यहां HCl रिलीज हुआ, HCl एसिडिक होता है, ठीक है, तो हमें जलन क्यों नहीं महसूस होती पेट में? देखो मैं इसका आंसर देता हूं। हमारे पेट में ये जो होता है ना
फोल्ड होता है जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, इसके ऊपर ना एक वैक्स लेयर पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? एक वैक्स का लेयर पाया जाता है, मोम की परत पाई जाती है, जो रोज बनता है एवरी डे। ये एवरी डे रोज बनता है और रोज खत्म होता है, ठीक है। डेली, ये डेली बनता है और डेली खत्म होता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, हमें जलन महसूस नहीं होता। ये प्रोटेक्ट करते रहता है बेसिकली हमें जलन से। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है म्यूकोसा लेयर। हमारे पेट में माइक्रोविलाई के ऊपर पाया जाता है एक खास तरीके की परत पाया जाता है, एक वैक्स लेयर पाया जाता है, एक मोम की परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा लेयर। और इसी वजह से हमें जलन का एहसास नहीं होता, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो आगे की टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी अगले वीडियो में हम पहले डाइजेशन को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।